हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम देखेंगे उत्कर्ष के द्वारा तैयार किया गया समान अध्ययन का किताब में जो है हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में जो है हमने पहला वीडियो जो है डाल दिया था, जिसमें हम जो कंप्लीट किए थे उसमें जो ब्रह्मांड को पूरा जो है कंप्लीट किए थे। ये जो तैयार किया गया है कुमार गौरव के द्वारा जो है तैयार किया गया है, और ये किताब बहुत ही अच्छा किताब है। आप यदि कोई व्यक्ति यदि पढ़े होंगे तो उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा। ठीक है, देखिए तो आज हम क्या देखेंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में जो हम कंप्लीट करेंगे वो करेंगे पृथ्वी की गतियां को। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने ब्रह्मांड को कंप्लीट किया था। ठीक है, इसका एक प्लेलिस्ट है, आप जाइए और देखिए। और आज की इस वीडियो में पृथ्वी की जो गति है उसको क्या करेंगे, एक एक चीज़ को जो है हम कंप्लीट करेंगे। पृथ्वी के गति से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा यदि आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए पृथ्वी की गतियाँ या पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है, इसकी दो गतियाँ हैं। अब देखिए पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सौर मंडल में ही एक ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी जैसे सौर मंडल में ही क्या है, एक पृथ्वी जो है सौर मंडल में ही एक घूमता हुआ क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये सारे चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब घूर्णन को देखते हैं, यानी रोटेशन। घूर्णन यानी रोटेशन या परिभ्रमण गति। घूर्णन या परिभ्रमण गति, घूर्णन या परिभ्रमण गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण गति। यानी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो जाती है, पश्चिम से, ये चार दिशाएं होती है। देखिए ये होता है चार दिशाएं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको ईस्ट बोलेंगे, इसको नॉर्थ बोलेंगे, इसको बोलेंगे साउथ, और इसको बोलेंगे वेस्ट। ठीक है, यानी पृथ्वी जो घूर्णन यानी पृथ्वी जो भ्रमण करती है, घूर्णन जो करती है उसको क्या बोलेंगे, यानी पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ इधर से इधर जाती है। ठीक है, के कारण दिन व रात होता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन व रात होते हैं। दिन और रात होने का यही कारण है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती है। ठीक है, गति करती है, घूर्णन करती है, उसकी वजह से पृथ्वी में पर दिन रात होता है। इस गति को दैनिक गति कहते हैं। इस गति को क्या बोलते हैं, इस गति को जो है दैनिक गति बोलते हैं। इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। इसकी अवधि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होता है। इसकी जो अवधि होती है कितना, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होता है। इसकी अब दैनिक गति की जो अवधि होती है, दैनिक गति की जो अवधि वो कितना होता है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होता है। ठीक है, अब देखते हैं परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन या वार्षिक गति भी इसको बोल सकते हैं। परिक्रमण, रेवोल्यूशन या वार्षिक गति। अब देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर लगभग 365 दिन या 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। या 6 घंटे में क्या करता है, 6 घंटे में 365, या तो 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और यही होता है कि 6 घंटे में करती है, तो यही 6 घंटा जो है 4 साल बाद एक दिन हो जाता है। तो फिर जाके 365 दिन में एक दिन जब जुड़ता है तो होता है 366 दिन। ठीक है, पृथ्वी के इस दीर्घावृत्तीय मार्ग को भूकक्षा कहते हैं। पृथ्वी के इस दीर्घावृत्तीय मार्ग को क्या कहते हैं, तो भूकक्षा कहते हैं। तथा पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। अब देखिए पृथ्वी अपने दीर्घवृत्तीय मार्ग पर सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी अपने दीर्घवृत्तीय मार्ग पर सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड से गति या चक्कर लगाती है। ठीक है, गति से जो है चक्कर लगाती है। अब देखिए पृथ्वी अपने दीर्घवृत्तीय मार्ग पर सूर्य के चारों ओर जो घूमती, सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब देखते हैं उपसौर क्या होता है। उपसौर क्या होता है, पेरीहिलाइन क्या होता है, पेरीहिलाइन क्या होता है, उपसौर यानी पेरीहिलाइन। पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होता है, पृथ्वी जब सूर्य के निकट दूरी यानी नज़दीक में, पृथ्वी और सूर्य जब नज़दीक में निकट दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको उपसौर बोलते हैं। इस स्थिति में 3 जनवरी को होता है। यह स्थिति कब होता है, 3 जनवरी को जो है उपसौर होता है। उपसौर यदि बोले कब होता है तो 3 जनवरी को उपसौर होता है। 3 जनवरी को उपसौर होता है, 3 जनवरी को। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना होती है, तो 14.7
करोड़ किलोमीटर होता है। 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। 14.7 करोड़, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी? 14.70 करोड़ किलोमीटर। अब देखते हैं अपसौर क्या होता है। अपसौर को अब देखते हैं। अपसौर यानी एफिलियन, अपसौर यानी एफिलियन, अपसौर यानी एफिलियन। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर बोलते हैं। यानी पृथ्वी और सूर्य जब अधिक दूरी पर हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपसौर। अपसौर उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपसौर। और जब नज़दीक में हो तो उसको क्या बोलेंगे? उपसौर बोलेंगे, उपसौर। उसे अपसौर बोलेंगे। 4 जुलाई को होती है। अपसौर कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? देखिए, दूर पर जब होती है तो 15.12 करोड़ किलोमीटर। नज़दीक में जब होता है तो 14 दशमलव कितना था? 14 करोड़ किलोमीटर मान के चलिए, यानी 15.21 करोड़ किलोमीटर। अब देखिए, इसको कुछ हम देखते हैं चित्र के माध्यम से। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सूर्य ये है, ठीक है। सूर्य कौन है? सूर्य अगर ये है, ठीक है, सूर्य यहाँ दिया गया है, ठीक है। न्यूनतम दूरी इसके और इसके बीच के यदि मान लिए न्यूनतम दूरी अगर हो, न्यूनतम दूरी होगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको उपसौर बोलेंगे। न्यूनतम दूरी में उपसौर बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से चक्कर लगाती है। और अधिकतम दूरी यदि हो तो अधिकतम दूरी, यानी देखिए इसकी लंबाई अलग अलग लिया गया है, ये ज़्यादा और ये कम है। कम दूरी वाला उपसौर, ज़्यादा दूरी वाला क्या? अपसौर, ठीक है। अब देखते हैं नोट में, देखिए अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसे एप्साइड कहते हैं। देखिए अपसौर और उपसौर, अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा, अपसौर, देखिए अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसे एप्साइड कहते हैं। एप्साइड कहते हैं, एप्साइड। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे एप्साइड। अब देखिए ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? ऋतु परिवर्तन, ठीक है। ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में अच्छा कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 4 मुख्य अवस्थाएं जो है होती है, 4 मुख्य अवस्थाएं होती है। इसको देखते हैं। देखिए शरद ऋतु, ठीक है, यहाँ दिया गया है। देखिए ऋतु परिवर्तन चक्र जो है कैसे होता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये इसको जो सबसे बीच में किसको रखा गया? ये है सूर्य। किसको? ये है सूर्य, ठीक है। ये सूर्य, ठीक है। देखिए इधर पर दक्षिणी गोलार्ध, देखिए ये इसको क्या बोला गया? ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध। इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोले, ये है नॉर्थ यानी ऊपर यानी नॉर्थ, नीचे यानी साउथ, ठीक है। ये है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में छोटी रात होता है, 21 जून को छोटी रात होता है। 21 जून को छोटी रात होता है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून का क्या होता है? छोटी रात होता है। अब बड़ा दिन होता है किधर? बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जिसको ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु छोटी रात यानी 21 जून को। पृथ्वी की ये जो होता है पृथ्वी की कक्षा, ये देखिए ये होता है कक्षा, ठीक है। बसंत ऋतु की यदि हम बात करें तो यहाँ पर होता है बसंत ऋतु। कर्क रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, ये सारी चीज़ 21 मार्च से, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा देर रोक के आगे देखते हैं। कर्क संक्रांति यानी कैंसर सोल्स्टाइस, कैंसर सोल्स्टाइस क्या होता है? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबा चमकता है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा रात होता है। अब देखिए 21 जून को इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व छोटी रात जो है होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को नॉर्वे में दिखाई देता है। अब देखते हैं मकर संक्रांति। एक भी टॉपिक को इसमें छोड़ा नहीं गया है, सब चीज़ को इसमें रखा गया। मकर संक्रांति
यानी कैप्रिकॉर्न सोल्स्टाइस, कैप्रिकॉर्न सोल्स्टाइस। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर कैसे चमकता है? तो लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है, चमकता है। इस स्थिति में मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं। अब देखिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। इस दिन गोलार्ध में सबसे छोटी दिन व सबसे बड़ी रात होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी दिन व सबसे बड़ा रात होता है। विषुव यानी इक्विनॉक्स, यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तथा इस दिन सर्वत्र दिन व रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। 21 मार्च 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात 21 मार्च 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव कहते हैं। बसंत विषुव 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव कहा जाता है। बसंत विषुव 21 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। शरद पृथ्वी अपने कक्षपथ 23.5 डिग्री पर झुकी होने के कारण रात की अवधि के अंतर के कारण दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। अगला देखते हैं सूर्य ग्रहण व चंद्रमा। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसको जो है हम देखेंगे। सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य चमकती सतह पर चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देता, इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और यह स्थिति हमेशा अमावस्या की होती है। अमावस्या की युति यानी कंजक्शन सूर्य ग्रहण की स्थिति में बनता है। अब देखिए ये क्या है? ये है चंद्रमा, ठीक है, ये है चंद्रमा और ये है क्या? ये सूर्य है, ठीक है। घूमते घूमते क्या हो गया? ये बीच में आ गया। तो देखिए ये जो जगह छेकाया उसको क्या बोलेंगे? ग्रहण। सूर्य ग्रहण की संकल्पना ये होता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। अलग चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती तथा पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात होती है। वियुति यानी डिसजंक्शन चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनता है। इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। एक वर्ष में अधिकतम 7 बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। होती नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एक वर्ष में अधिकतम 7 बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब देखते हैं ज्वार भाटा। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्री जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार कहा जाता है या ज्वार भाटा तथा इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दुगना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट होता है। सागर अगला है सागर जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार तथा सागर जल का नीचे गिरकर पीछे लौटना भाटा कहलाता है। यानी ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है तो सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है, ठीक है। अब देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं। ज्वार भाटा से उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं। पहले देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत। हेबेल का प्रगामी सिद्धांत, हेबेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत। एरी का नहर सिद्धांत और लाप्लास का गतिक सिद्धांत। इसको पॉज करके आप जो है इसको समझ सकते हैं, ठीक है। दीर्घ ज्वार का बनना।
अब देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय दीर्घ ज्वार आता है। यह स्थिति सीजीगी कहलाती है। सीजीगी। दीर्घ ज्वार पूर्णिमा व अमावस्या को होता है। दीर्घ ज्वार पूर्णिमा व अमावस्या को होता है। यतु वियुतु की घटना दीर्घ ज्वार में आ जाती है। यतु वियुतु की घटना दीर्घ ज्वार में पाई जाती है। अब निम्न और लघु ज्वार। निम्न और लघु ज्वार। अब देखिए, जब सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के समकोण पर होने के कारण चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करने पर निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को देखी जाती है। निम्न ज्वार जो है, निम्न ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा व दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% क्या होता है, ऊंचा होता है। ऊंचा होता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, कनाडा के न्यू ब्रंसविक तथा नोवा स्कोशिया के मध्य जो है फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कनाडा के न्यू ब्रंसविक तथा नोवा स्कोशिया के मध्य फंडी की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। यह जो है 15 से 18 मीटर तक होता है। 15 से 18 मीटर क्या होता है? ऊंचा। 15 से 18 मीटर ऊंचा फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। भारत के ओखा तट गुजरात पर मात्र 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। भारत के गुजरात पर 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। कितना? 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। यानी सबसे ज़्यादा ज्वार कहाँ आता है? तो इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं।